हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग डिस्कस करेंगे जलियनवाला बाग मैस्केयर के बारे में, जलियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में तो अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए इस हत्याकांड के बारे में। इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, दोबारा से पूछ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि ये हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। ब्रिटिश फोर्सेज ने ओपन फायर कर दिया था अनआर्म्ड इंडियंस के ऊपर। निहत्थे जो भारतीय हैं उनके ऊपर ब्रिटिश सेना के द्वारा जलियनवाला बाग में ओपन फायर कर दिया गया था, गोलीबारी कर दी गई थी और जिसके कारण हंड्रेड्स ऑफ पीपल की मृत्यु हो गई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। सो गाइज, चर्चा करते हैं पूरी घटना के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, और बताया जा रहा है कि इस दिन अमृतसर के जो लोकलाइट्स जो थे, लोकल रेसिडेंट्स जो थे, स्थानीय निवासी जो थे, उनके द्वारा दो स्वतंत्रता सेनानियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कैद करने और रॉलेट एक्ट को लागू करने के खिलाफ चर्चा और विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित करने का फैसला किया गया था। तो लोकलाइट जो थे अमृतसर के, उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है ये डिस्कशन करेंगे, यानी कि एक मीटिंग होल्ड करेंगे, मीटिंग कंडक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पर। यानी कि बैसाखी का दिन जो था उसमें जलियनवाला बाग में इन्होंने डिसाइड किया था कि एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करें, क्योंकि उस समय 2 स्वतंत्रता सेनानियों को भी कैद कर लिया गया था, तो उस पर ये डिस्कशन करना चाह रहे थे। और रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई थी। तो रॉलेट एक्ट काफ़ी खतरनाक था, तो उसके अगेंस्ट जो है वो विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी जलियनवाला बाग में। फिर क्या हुआ था, काफ़ी सारा क्राउड था, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, मैन भी थे, राइट। पार्क में ये सभी लोग गैदर हुए थे। पार्क का नाम जलियनवाला बाग था और ये पार्क जो था वो सभी जगह से, सभी साइड से दीवारों से घिरा हुआ था, यानी कि पार्क में सभी जगह दीवारें थी, कुछ छोटे छोटे गेट थे, वहाँ पर एक कुआं भी था। इवन बताया जाता है कि जब एकदम से जनरल डायर अंदर आए, यानी कि इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, तो इनका पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये एंटर हुए, इन्होंने ओपन फायर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यानी कि घोषित कर दिया, घोषणा कर दी कि ओपन फायर कर दो पब्लिक में। अपने सोल्जर्स को आदेश दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि ओपन फायर करने का। और बेधड़क तरीके से जो जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। ना बच्चों को देखा, ना महिलाओं को देखा, कंटिन्यूस फायर करना शुरू कर दिया। कहा यह भी जाता है कि काफ़ी सारे लोग उन गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे और एक के ऊपर एक कूद गए थे। उस कुएं में गिरने के कारण भी और फंसने के कारण भी काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो ये वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिलती है। और जनरल ब्रिगेडियर जो थे ये 90 सैनिक अपने साथ लेकर आए थे
और सभा के दौरान ही भीड़ पर गोली चलाने का इन्होंने आदेश दे दिया था। और भीड़ में कई लोगों ने दीवार फांद कर जान बचाने का असफल प्रयास किया। कोशिश करी थी लोगों ने दीवार फांदने की, बट फांद नहीं पाए। और कई लोग जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में कूद गए, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो ये सब इंसिडेंट्स के बारे में थोड़ी सी अच्छी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसका परिणाम फिर क्या हुआ, तो इस पर्टिकुलर नरसंहार के बाद जनरल डायर को अमृतसर का कसाई कहा गया। जनरल डायर को कहा गया कि ये बुचर है अमृतसर का। तो ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखना कि अमृतसर का बुचर किसको कहा जाता है, जनरल डायर को। इनका पूरा नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। और उसे कमांड से हटा कर वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। इस घटना के प्रतिरोध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश नाइटहुड और कैसर ए हिंद की अपनी उपाधियों को त्याग दे दिया था। यानी कि इनको जो उपाधियां वगैरह मिली हुई थी तो इन्होंने उसको त्याग कर दिया था। टॉयलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये इसका आउटकम परिणाम के तौर पर हमें देखने को मिला था। तो ये था पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतना ही टॉपिक जिसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताई जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड, ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी पता होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं पेपर 2 के पहले टॉपिक की। हम लोग डिस्कस करेंगे रायसीना संवाद के बारे में, रायसीना डायलॉग के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो छठा एडिशन वर्चुअली अभी रायसीना डायलॉग का हमें देखने को मिला। ये कॉन्फ्रेंस है, इसे होस्ट किया गया था एक थिंक टैंक के द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्टनरशिप के तहत इसे होस्ट किया गया, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को। 2021 की रायसीना डायलॉग की थीम जो है वो है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना डायलॉग की शुरुआत होती है 2016 में। रायसीना डायलॉग जो है वो एक लीडिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के तौर पर उभर कर आ गया है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स जितनी भी चर्चाएं वगैरह होती है, संवाद वगैरह होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें रायसीना डायलॉग जो है वो एक लीडिंग हम लोग को कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, उभरता हुआ कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको पॉलिटिक्स के, बिजनेस के और मीडिया पर्सन्स मिल जाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग मिल जाएंगे जो साथ में मिलकर डिस्कशन वगैरह करते हैं। पूरे दुनिया भर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। और जो भी समस्या पूरे दुनिया भर में चल रही होती है तो उसके बारे में भी चर्चाएं करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ है इसकी। और ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी रायसीना डायलॉग के बारे में पता होनी चाहिए, जनरल सी। अब बात करेंगे टीका उत्सव के बारे में। टीका उत्सव, तो टीका उत्सव के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसे वैक्सीनेशन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम ये है कि वैक्सीन का एक्सेस जो है वो हमारी कंट्री के सभी लोगों को मिल सके। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि कोविड-19 के खिलाफ अधिकतम पात्र लोगों का टीकाकरण करना है, यानी कि वैक्सीन का एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। गाइस, डिस्कस करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट के बारे में। तो बताया जा रहा है कि सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन, इन्होंने रिसेंटली कहा है कि इंडिया जो है वो दोबारा से चेक करे, देखे, यानी कि दोबारा से विचार करे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दोबारा से एंटर होने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने RECP को, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को 2019 में छोड़ दिया है, हट गए हम लोग इससे। तो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया विचार करे दोबारा से कि वो वापस से RECP को ज्वाइन करे। तो इंडिया के प्रेजेंस की क्या आवश्यकता है RECP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। तो इंडिया जो है गाइस ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रीजन बिल्डिंग पर्पस के लिए। यानी कि ये जो क्षेत्र है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है वो काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उस जगह का आर्किटेक्चर और जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो उस क्षेत्र की है, तो उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और ऐसा ट्रेड पैक्ट ये इंडियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि इंडियन कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें लार्जर मार्केट में और भी दूसरी जगहों पे। इसके अलावा USA चाइना की टेंशन जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में समस्या बढ़ रही है। और दूसरी बात, पैंडेमिक के कारण भी बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में, राइट। बट हम लोग थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं RECP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो RECP जो है गाइस, ये बताया जा रहा है नवंबर 2020 में लागू हुई है बिना इंडिया के, क्योंकि इंडिया ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके अंदर हमें ये एक ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें 10 आसियान कंट्रीज देखने को मिलती है। कौन सी है ये, तो याद रखना इनका नाम, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान कंट्री कौन सी है। तो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और 5 की पार्टनर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कंट्रीज टोटल हम लोग को 10+5 देखने को मिलती हैं RECP के अंदर। RECP का मेन उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो टैरिफ्स को लो करना, राइट। जैसे कि ये जितनी भी 15 कंट्रीज हैं,
ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को अगर सामान ट्रांसफर करेंगी, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को सामान भेजती है, ठीक है, तो आप कोई वाली चीज़ पता होगी, जैसे कि ए कंट्री की बात करते हैं हम लोग और बी कंट्री की बात करते हैं। अगर एक सामान ए कंट्री से बी कंट्री के अंदर जाता है तो बी कंट्री उस सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ जो है वो इंपोज करती है, लगाती है, टैरिफ टैक्सेस लगाती है उस कंट्री के अंदर सामान लाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लग जाती हैं, है कि नहीं। तो यही वाली बात है, यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि ये 15 कंट्रीज मिलकर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती हैं कि ये आपस में जो टैरिफ्स वगैरह जो है इस प्रकार से इनका एग्रीमेंट होता है कि वो कस्टम ड्यूटीज अपनी कम कर देती हैं, कि एक दूसरे के साथ ये कंट्रीज अगर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करेंगी तो यानी कि ये 15 पार्टनर कंट्रीज हैं, इनमें अगर सामान का आवन जावन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी। अब देखो यहां पर जीरो ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, लो टैरिफ की बात हो रही है। तो कंपैरेटिवली बिना एग्रीमेंट के जो ड्यूटीज लगती है उसके कंपैरिजन में ये एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज, इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज प्रमोट होती है इसके कारण, राइट। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो होती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज वगैरह जो होती है, उनको बहुत फायदा मिल जाता है। इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम भी बचता है काफ़ी सारी कंपनी का, क्योंकि ये 15 पार्टनर कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रही हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, तो इनका सामान भी जो है वो जल्दी क्लियर होगा एक दूसरी कंट्रीज के अंदर, ज़्यादा देर तक डॉकयार्ड पे या पोर्ट वगैरह पे रखा नहीं रहेगा उसको क्लियर करने के लिए, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू ये आ रहा है सामान, है ना। तो ये वाली चीज़ है। बट हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इस एग्रीमेंट में जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी, राइट। तो ये वाली चीज़ होती है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के इधर उधर ट्रांसफर कर दी, नहीं, स्पेसिफाई होते हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं कहीं पर भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 15 कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी इसमें फ़ायदा मिलता है, यानी कि ये 15 कंट्री जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा आईपीआर के अंदर हम लोग को ट्रेडमार्क देखने को मिलता है, पेटेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कोई इनोवेटर है, ठीक है, किसी ने कोई एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, अब वो चाह रहा है कि यार उसका प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट पे जाए तो उसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर ले, उसको इन 15 कंट्रीज में भी फायदा मिले, जहाँ या फिर जिस भी कंट्री में उसका प्रोडक्ट जा रहा है वहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति उसके प्रोडक्ट की कॉपी करके ना बेचने लगे, राइट। तो इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी राइट्स यहाँ पर मिल जाते हैं सामने वाली कंपनी को या एक इंडिविजुअल को, स्टार्टअप को, राइट। बट ये बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स इसमें कवर नहीं होता। ये वाला एक इसमें ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिलता है एक प्रकार का। और इंडिया ने इस चीज़ को क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया को जो दिक्कत है वो चाइना से है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 15 कंट्री का ब्लॉक है जिसमें चाइना भी एक है, और आप जानते हैं कि चाइना इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को डंप करती है, राइट। सस्ते माल चाइना के सस्ते माल इंडिया में आ जाते हैं, जैसे वो माल होते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसे माल होते हैं सस्ते। अब आप बोलोगे सर सस्ते माल तो हमारे लिए अच्छे हैं, हाँ वो तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छे हैं। गाइज मैंने माना कंज्यूमर के लिए अच्छे हैं, बट हमारी कंट्री के लिए खराब है। कैसे खराब है उसका कॉन्सेप्ट भी समझो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। अब धीरे धीरे करके कोरोना का इफेक्ट जो है वो आ रहा है, क्योंकि सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी अब हो रही है। चलो एनीवेज, जब तक है जान पढ़ाता रहूँगा ठीक है। चलो देखो, मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि जैसे चाइना है, चाइना हमारे यहाँ प्रोडक्ट को डंप कर देता है। अब हमारी एक कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, हमारी मोबाइल की कंपनी है, ये एक मोबाइल फ़ोन को 5000 में बना रही है, ठीक है। ऐसे ही नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है 5000 का, राइट। चाइना से एक मोबाइल फ़ोन आ रहा है, ये मोबाइल फ़ोन मस्त एकदम झमाझम है, तेज साउंड बजने वाला मोबाइल फ़ोन है, मल्टीमीडिया है एकदम, हर एक फैसिलिटी है इसमें, बड़ी सी स्क्रीन है, हर एक फैसिलिटी मान के चलो आप। और ये मोबाइल फ़ोन 3000 में इंडिया में बिक रहा है। और आपने देखे भी होंगे इस प्रकार के चप्पल वाले मोबाइल फ़ोन बहुत सारे तेज झमाझम आवाज़ वाले बिकते थे, अभी बिकना कम हो गए हैं इंडिया में, राइट। तो ये इस प्रकार के मोबाइल फ़ोन भरे पड़े रहते थे मार्केट में, और लोग बाग जो है, क्योंकि उनको सस्ते में मोबाइल फ़ोन और फैसिलिटी मिल जाती थी, तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार के चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन परचेस कर लेते थे। इससे हमें क्या नुकसान है, तो अगर हम लोग चाइना का मोबाइल परचेस करेंगे तो जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है, चाइना के पास जा रहा है। और अगर हम लोग इंडिया का मोबाइल फ़ोन परचेस करेंगे तो पैसा जो होगा वो इंडिया के अंदर आएगा, और इंडिया के अंदर जब पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कहाँ पर बट रहा है, लेबर्स को भी बट रहा है ना, क्योंकि लेबर्स लोग ने ही तो मिलकर ये मोबाइल फ़ोन को बनाया है, वर्कर्स ने, एम्प्लॉइज़ ने, इंडियन एम्प्लॉइज़ ने मिलकर ही तो इस मोबाइल फ़ोन को बनाया है। अगर हम लोग पैसा अगर बाहर देते हैं, दूसरी कंट्री में देते हैं, तो सामने वाली कंट्री के वर्कर्स को फ़ायदा होता है, सामने वाली कंट्री को फ़ायदा होता है। बट अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारी कंट्री के वर्कर्स को फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ है।
तो इससे भी हम लोग को बचना है, क्योंकि देखो चाइना का मेन, अब आप लोग के दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर हम लोग क्यों सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते। देखो चाइना बहुत स्ट्रैटेजिस्ट है, वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके देता है सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए। चाइना का ऐसा कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, वैसे तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देता है जिसके कारण से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ना जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट। बट उससे चाइना को कोई लेना देना नहीं, चाइना तो ये चाहता है वो यहां पर और एक और चीज आपको पता होगा इसकी, चाइना के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट इंडिया के अंदर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को टर्म कर देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया के अंदर एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट कर देना, दूसरी बात इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करना। क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है कि चाइना के काफी सारे प्लान्स हैं, उसमें इंडिया अड़ंगा बन रही है, तो वो चाहता है इंडिया को कहीं ना कहीं से परेशान करना। और अगर हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं, ये 15 कंट्रीज के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें चाइना भी है। अब चाइना क्या बोलेगी, चाइना बोलेगी इंडिया RECP का पार्टनर है, इंडिया ने साइन किया है RECP को, तो मैं भी जो है वो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में सामान भेज सकता हूं। और कई बार ये स्ट्रैटेजी भी बना सकता है चाइना, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंडिया में सामान ना भेजे, क्या पता सिंगापुर पे, यानी कि इसने अपना माल जो है वो सिंगापुर में भेजा और सिंगापुर से इंडिया में इसने माल भेज दिया। इस प्रकार की भी चीज कर सकता है ये, इस प्रकार की भी एक काइट जो है वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक सामान जो है वो एक दूसरी जगह पर भेज के फिर इंडिया में भेज सकता है। तो इसका भी हम लोग को खतरा है थोड़ा सा, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो RECP को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेन जो इशू है वो ट्रेड इम्बैलेंस का भी है, और जो खराब घटिया प्रोडक्ट जो डम करता है चाइना हमारी कंट्री के अंदर हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए, और भी उसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं, तो उस कारणवश हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है आपको यहां तक बातें? गाइस डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कुलभूषण जाधव जी के मामले को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ये टॉपिक न्यूज में क्यों था तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ी देर से आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। बट पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इस मामले के बारे में जानना कि कुलभूषण जाधव जी का मामला आखिरकार था क्या, तो इसके बारे में पहले समझिए। तो कुलभूषण जाधव जी एक 50 साल के रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर है, रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर। इन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इनके ऊपर एस्पियोनेज का और टेररिज्म का चार्ज पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में लगाया था इनके खिलाफ, और मौत की सजा इनको सुनाई थी। तो एस्पियोनेज का चार्ज का मतलब है कि ये पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया को देते थे, तो इस प्रकार का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, और आतंकवाद का आरोप लगाया था, और आरोप लगाकर इनको मौत की सजा सुना दी पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने। तो ये वाला एक पॉइंट ध्यान में रखना कि इनको मौत की सजा सुनाई है पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने। और इंडिया ने फिर अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के इस चार्ज के अगेंस्ट, यानी कि पाकिस्तान ने जो इनके खिलाफ मौत की सजा जो सुनाई है, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच किया, राइट। कि और ये भी कहा हमने कि पाकिस्तान ने हमें कंस्यूलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया है जाधव जी के लिए, कंस्यूलर एक्सेस। अब ये कंस्यूलर एक्सेस क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ, तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है गाइस कि उसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होती है, और काफी सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करने का। तो जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करते हो तो आप देश के बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, देश के बाहर दूसरी कंट्रीज में। जैसे कि पाकिस्तान में भी हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, तो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स की मुलाकात जो है वो पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जी से नहीं कराई। तो ये आरोप भी हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, राइट, कि पाकिस्तान ने हमें कंसुलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाधव जी से कांटेक्ट करने के लिए, राइट। और हम लोगों ने डेथ सेंटेंस को चैलेंज किया था कि पाकिस्तान ने जो इनको डेथ सेंटेंस जो दिया है, मौत की सजा जो सुनाई है, वो गलत है। तो ये हम लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जुलाई 2019 में अपना जजमेंट दिया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह कहना है कि पाकिस्तान इफेक्टिव तरीके से पूरे मामले को दोबारा से रिव्यू करे और रिकंसिडर करे, दोबारा से चेक करे कि उसने जो मौत की सजा सुनाई है वो ठीक है कि नहीं। और यह भी कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि कंसुलर एक्सेस जो है वो इंडिया को प्रोवाइड किया जाए बिना किसी फर्दर डिले के, मतलब कि तुरंत कुलभूषण जाधव जी की मुलाकात हमारे इंडियन डिप्लोमेट से करवाई जाए। और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने 2019 के जजमेंट में भी ये भी कहा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान प्रॉपर फोरम प्रोवाइड कराए अपने जो ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का। जैसे कि आपको पता होगा इसकी, अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ता है और अगर वो हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में केस हार जाता है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये क्या है, अपीलेट सिस्टम। तो पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है, डेथ सेंटेंस जो पास किया है, मौत की सजा जो सुनाई है कुलभूषण जाधव जी के लिए,
तो बताया गया कि उसके अगेंस्ट जो है वो अपील करने का एक प्रॉपर फोरम प्रोवाइड करा है पाकिस्तान, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑब्जर्व करी इस पूरे मामले में, तो बताया गया कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन ऑफ कंसुलर रिलेशन 1963 का उल्लंघन किया है, वॉयलेट किया है पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 का, राइट। यानी कि वियना कन्वेंशन ऑफ कंसुलर रिलेशन 1963 का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। कैसे उल्लंघन किया कि जब इन्होंने कुलभूषण जाधव जी को अरेस्ट किया था तो उसकी जानकारी इंडिया को नहीं दी, और इस वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी आर्मी ने जैसे ही उन्हें कस्टडी में लिया था कुलभूषण जाधव जी को, तुरंत पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान को तुरंत इंडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपके एक रिटायर्ड ऑफिसर को हमने अरेस्ट किया है। बट ऐसा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया, तो पाकिस्तान ने उल्लंघन किया वियना कन्वेंशन का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये चीज ऑब्जर्व करी आईसीजे ने। इसके अलावा इंडिया को राइट टू कम्युनिकेट नहीं प्रोवाइड किया, यानी कि कम्युनिकेट करने का अधिकार नहीं प्रोवाइड किया। वही चीज मैंने आपको बताई कि कंसुलर एक्सेस जो है वो कुलभूषण जाधव जी को नहीं दिया, और हमारे किसी भी डिप्लोमेट्स को अधिकार नहीं दिया कि वो कुलभूषण जाधव जी से बात कर सकें, राइट। तो ये वाली चीज हो गई थी। और इवन जहां पर इनको अरेस्ट किया गया था, जहां पर इनको रखा गया था, जहां जेल में इनको बंद किया गया था, तो उस जगह पर भी किसी भी हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को विजिट करने के लिए अलाउ नहीं किया पाकिस्तान ने। इवन उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं प्रोवाइड किया, राइट, मतलब कि वकील वगैरह भी नहीं प्रोवाइड किया। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिली थी इस पूरे मामले की, राइट, कुलभूषण जाधव जी से रिलेटेड जो पूरा मामला था। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो मैं आपको बता देता हूं। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, जो विदेशी विभाग जो पाकिस्तान का है, उससे कहा है पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने कि इंडिया की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कुलभूषण जाधव जी के मामले में पूरी, वो क्लैरिफाई करो। मतलब कि अपने डिपार्टमेंट से कहा है, यानी कि हाई कोर्ट जो पाकिस्तान की है उसने कहा है कि अपने विदेशी विभाग से कि इंडिया को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी जल्दी क्लियर करो। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए केस क्या है कुलभूषण जाधव जी का वो समझना आपके लिए जरूरी था। और दूसरी बात, आप लोग को थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी जानना जरूरी है, तो इसके बारे में भी हम लोग लगे हाथ समझ लेते हैं, तो ये वाला भी टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आईसीजे कब स्टैब्लिश हुई थी? 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस चार्टर के द्वारा, और इसने अपना कार्य अप्रैल 1946 से शुरू कर दिया था। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि द हेग नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी 6 के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो सभी के सभी यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क के अंदर है, सिवाय इसको छोड़कर, आईसीजे को छोड़कर। देखो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर कौन सा इकलौता प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर आईसीजे है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसका काम क्या है? आप देखो, कोर्ट है तो कोर्ट का काम यही होगा कि लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करना, जो भी कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह चलता है उसको रिजॉल्व करना। और दूसरी बात, इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं। एक तो ये अपने ओपिनियन भी देती है, एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराती है ये कोर्ट, राइट। जैसे कि होता है ना कि जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई सारी चीजों में अपनी टिप्पणी देती है, अपना ओपिनियन देती है, राइट। जैसे कि कोई कानून है, कोई कानून अगर बनाया लेजिस्लेचर ने, तो उस पर अपना ओपिनियन देती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो वाली चीज हमें देखने। तो वैसे ही आईसीजे का भी पूरा मामला है कि जो भी इंटरनेशनल लॉज वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी लीगल क्वेश्चंस वगैरह आता है, तो उस पर अपनी टिप्पणी देती है, ओपिनियन देती है। और बाकी किसी कंट्री के बीच में अगर कुछ विवाद चल रहा होता है तो उसको वो रिजॉल्व करने का काम करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन कौन होते हैं? तो इसमें 15 जजेस होते हैं, याद रखना। हर एक जज का टेन्योर जो होता है वो 9 सालों का होता है। तो जज का कार्यकाल 9 सालों का है, 15 जजेस होते हैं। और इन जजेस को किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन की ये 2 बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है इन 15 जजेस को। और आपको बता दें कि ये दोनों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं, ये एक साथ वोट करती हैं, बट अलग अलग वोट करती हैं। दोनों संस्थाएं एक ही समय पर एक साथ वोट करेंगी, लेकिन अलग अलग मतदान करती हैं, राइट। तो यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और यहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है दोनों बॉडीज में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, दोनों में ही
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी तभी उस जज को इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट है इलेक्ट होने के लिए, यानी कि जो भी जजेस को इलेक्ट किया जा रहा है तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के ऊपर ही इलेक्ट किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी इसकी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा इनके जजेस के जो इलेक्शन जो होते हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि 1/3 इस कोर्ट के जो जज होते हैं वो हर 3 सालों में इलेक्ट होते हैं, जिससे कि इस कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, राइट। तो इस पर इसलिए इनको जो है वो हर 3 सालों में, ये चीज ध्यान में रखना, हर 3 सालों में 1/3 इस कोर्ट के जजेस को री इलेक्ट किया जाता है, जिससे कि कोर्ट की स्ट्रेंथ हमेशा बरकरार रहे, राइट। और जजेस जो होते हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हेल्प करती है एक रजिस्ट्री, जो कि इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होती है। एक लेखागार, एक रजिस्ट्री इसकी मदद करती है, राइट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। और आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं ये भी ध्यान में रखना, तो इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। और जो 15 जजेस होते हैं इस कोर्ट के, इन्हें रीजन वाइज जो है वो इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि 3 अफ्रीका से लिए जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से लिए जाते हैं जज, 3 एशिया के जजेस होते हैं, 5 वेस्टर्न यूरोप और दूसरी कंट्रीज के होते हैं, और 2 ईस्टर्न यूरोप के जजेस इलेक्ट किए जाते हैं। तो देखो इस प्रकार से इन्हें इलेक्ट किया जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन इन 15 जजेस का देखने को मिल सके। मतलब कि पूरे दुनिया को यहां पर आप देखेंगे अगर गौर से, तो हर एक एरिया को यहां पर कवर किया हुआ है, जैसे हर एक कॉन्टिनेंट को भी यहां पर कवर किया हुआ है, राइट। इस प्रकार से कि हर जगह की पॉपुलेशन को एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन भी मिल सके। और जज की इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करें, इनकी स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें, तो देखो ये हैं जजेस, और आप जानते हैं इसकी जजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अगर हम लोग अपनी कंट्री का एग्जांपल लें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आदेश जारी किए हैं। जैसे कि अगर किसी मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गड़बड़ी करी है, गलत किया है, तो पेनाल्टी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपोज करी है कि नहीं। तो वैसे ही यहां पर जो भी जजेस जिस भी कंट्री से आते हैं तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब कि वो एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं माने जाते हैं। जजेस का काम होता है वो इंडिपेंडेंट तरीके से कार्य करे, मतलब कि भले ही वो अपनी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनकी कंट्री का कोई केस चल रहा है तो वो सिर्फ अपनी कंट्री को फेवर करेंगे, नहीं। उन्हें निष्पक्ष तरीके से प्रॉपर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनको अपना जजमेंट देना है, डिसीजन देना है। तो यहां पर जितने भी जज जो होते हैं ये इम्पार्शियल तरीके से, यानी कि बिना निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी को फेवर किए अपना डिसीजन देते हैं, न्याय प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। सेम वैसे ही जो हमारे जजेस होते हैं हमारी कंट्री में, है कि नहीं। तो ये वाली चीज होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक कंट्री से कोई जज जा रहे हैं तो फिर वो अपनी कंट्री का फेवर करें, है कि नहीं। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और इनका क्षेत्र अधिकार क्या होता है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो आईसीजे जो है ये एक वर्ल्ड कोर्ट की तरह काम करती है, पूरे दुनिया भर के कोर्ट की तरह काम करती है। इसके 2 फोल्ड ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लीगल डिस्प्यूट जो कंट्रीज के बीच में होते हैं उसको रिजॉल्व करना होता है, और दूसरा एडवाइजरी, मतलब कि एडवाइस वगैरह देती है, अपना ओपिनियन वगैरह देती है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जैसे कि हमारी कोर्ट वगैरह नहीं होती, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराती है। जैसे पोल्यूशन बढ़ता है तो एडवाइस देती है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार जो है वो काम करे वेरियस। तो ऐसा होता है, समय समय पर ऐसी चीज आती रहती है। तो वैसे ही आईसीजे भी करती है, ठीक है। और सिर्फ वही कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं या फिर जिन्होंने आईसीजे की पार्टी बनी है, यानी कि आईसीजे के लिए साइन किया है, उनके स्टैट्यूट को साइन किया है आईसीजे के, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया है आईसीजे के क्षेत्राधिकार को, ज्यूरिसडिक्शन को, कुछ कंडीशन के आधार पर, राइट। तो वो ही कंट्रीज का केस जो है वो यहां पर आईसीजे देखेगी, ठीक है। और आईसीजे का जो जजमेंट जो होता है, उनका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, मतलब कि उस कंट्री को फॉलो करना होता है जैसा आईसीजे ने बोल दिया होता है, और बिना किसी अपील के। मतलब कि आईसीजे ने जो डिसीजन दिया है उसके खिलाफ आप अपील कहीं और नहीं कर सकते। बिल्कुल बात वैसे ही है जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जो होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट आप कहीं पर और फाइल अप नहीं कर सकते, या फिर अपील कहीं और नहीं कर सकते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। तो वैसे ही आईसीजे ने जो अगर अपना जजमेंट दे दिया तो आईसीजे के जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इस चीज के बारे में। कई समझते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में, तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म नाम से ही हालांकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये एक कंट्री जो है वो सबसे पहले अपने खुद के सिटीजन और अपने खुद के रेसिडेंट के लिए वैक्सीन को स्टोर करेगी, मैनेज करेगी। मतलब कि एक कंट्री अपने सिटीजन को पहले वैक्सीन देगी, उसके बाद फिर वो दूसरी कंट्रीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल कराएगी। मतलब कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने से पहले एक कंट्री ये सुनिश्चित करेगी कि उस कंट्री के सभी सिटीजन्स को वैक्सीन का एक्सेस है कि नहीं, उसी के बाद वो दूसरी कंट्री को के लिए वैक्सीन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो ये वाली चीज इस वैक्सीन नेशनलिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, वैक्सीन राष्ट्रवाद के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये होता है प्री परचेज एग्रीमेंट के थ्रू एक गवर्नमेंट और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बीच में, यानी कि सरकार वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से क्लियर करती है पहले कि आप अगर वैक्सीन यहां पर बना रहे हो तो पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश के अंदर जो निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, उनको वैक्सीन का एक्सेस पहले मिलना चाहिए, प्रायोरिटी पे उनको रखना है। उसके बाद फिर बचती है वैक्सीन तो उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है वैक्सीन नेशनलिज्म के अंदर। और इसका उपयोग क्या पास्ट में भी हुआ है, अतीत में भी हुआ है क्या? तो हाँ, वैक्सीन नेशनलिज्म नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्ली स्टेज 2009 H1N1 फ्लू पेंडेमिक की जो हमें देखने को मिली थी, तो उसमें कुछ जो रिच कंट्रीज जो थी उन्होंने प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया था काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ जो कि H1N1 वैक्सीन के लिए काम कर रही थी। और उस समय एक अनुमान लगाया गया था, एस्टिमेट लगाया गया था कि मैक्सिमम नंबर जो वैक्सीन डोज का जो तैयार किया जा रहा है वो पूरे दुनिया भर के लिए 2 बिलियन किया जा रहा था, राइट, H1N1 वैक्सीन के लिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने नेगोशिएट किया था अपने राइट्स 6 लाख डोजेस को परचेज करने के लिए। देखो, 6 लाख डोज सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने ही परचेज कर लिए थे, यानी कि एग्रीमेंट कर लिया था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ। और सभी कंट्रीज जिन्होंने नेगोशिएट किया था प्री परचेज ऑर्डर को, वो डेवलप्ड कंट्रीज थी। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वैक्सीन नेशनलिज्म का, ये क्यों ठीक नहीं है, इससे संबंधित क्या चिंताएं हमें देखने को मिलती है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म जो है वो हार्मफुल है इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन के लिए। मतलब कि सभी को वैक्सीन का एक्सेस नहीं मिल पाता, यहां पर सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिल पाता है जो एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेती है, उस कंपनी को एडवांस प्रोवाइड करा देती है, यानी कि पैसे प्रोवाइड करा देती हैं। और ये स्पेशली रिच कंट्रीज कर पाती हैं, क्योंकि रिच कंट्री के पास एट अ टाइम पैसा होता है। वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरर्स को क्लियर कर देती है पैसा देकर कि आप जो भी डोजेस बना रहे हो उस आपके इतने डोज, फलाना डोज जो है वो हमारे पास आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो इस प्रकार की चीज पहले से एडवांस में जो है वो हो जाती है। और जिन कंट्रीज के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, कम रिसोर्स, मतलब पैसा कम होता है, पुअर कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, तो उनके लिए ये वाली समस्या वैक्सीन नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि वो अपने लिए, यानी कि ऐसी कंट्रीज अपने लिए वैक्सीन सिक्योर नहीं कर पाती, राइट। तो ये वाला एक समस्या इसमें हमें देखने को मिलती है। और पूरे दुनिया भर में जो ग्लोबल साउथ की जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जो कि पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाती है, तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड समस्या भी है, वो पुअर कंट्रीज भी हैं, और उनको अगर वैक्सीन का एक्सेस नहीं मिल पाएगा तो और बड़ी समस्या उनमें क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाली एक चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। इसमें समस्या ये हमें देखने को मिलती है कि जैसे कि वो कंट्रीज जो वेल्दी कंट्रीज होती है, रिच कंट्रीज होती है, जहां पर रिस्क जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता, राइट, मतलब डिजीज वगैरह का, तो उनको वैक्सीन मिलती है रेदर देन उनके जहां पर बहुत ज्यादा जोखिम होता है। यानी कि उन पॉपुलेशन को जहां पर सबसे ज्यादा जोखिम होता है, वो पॉपुलेशन जो सबसे हाई रिस्क में होती है, तो ऐसी पॉपुलेशन को वैक्सीन का एक्सेस नहीं मिल पाता, और ऐसी पॉपुलेशन को मिलता है जिनके पास रिस्क कम होता है। तो उससे क्या रहता है, उससे ऑब्वियस ही बात है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि जिनको रिस्क है उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और जिनको कम रिस्क है उनको वैक्सीन का एक्सेस हो पा रहा है। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। तो क्या करना चाहिए, राइट। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, इन्होंने कहा है कि अगले पेंडेमिक आने से पहले पहले हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए जिसके थ्रू इक्विटेबल एक्सेस मिल सके वैक्सीन का हर ऐसी जगह पर जहां पर बहुत बड़ी समस्या या फिर पेंडेमिक की समस्या एकदम ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली टारगेटेड तरीके से वैक्सीन का एक्सेस मिलना चाहिए, और स्पेशली उन्हीं जगह पर मिलना चाहिए, पहले प्रायोरिटी उस जगह को देनी चाहिए, उस क्षेत्र को देनी चाहिए जहां पर समस्या जो है वो एकदम तेजी से बढ़ गई है, राइट।
तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई। वैक्सीन को अफोर्डेबल भी रखना है और उसकी एक्सेस की अपॉर्चुनिटी जो है वो पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन को होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, यानी कि ज्योग्राफी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। वो बेसिकली मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटी किस चीज पर होनी चाहिए कि उस क्षेत्र पर कितनी तेजी से वो वायरस जो है वो फैल रहा है या फिर वो बीमारी जो है वो फैल रही है, राइट। तो उसके आधार पर प्रायोरिटी डिसाइड करके उनको पहले जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। तो ये वाला था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए वैक्सीन नेशनलिज्म से रिलेटेड। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क इन्होंने कहा है कि वैक्सीन नेशनलिज्म जो है वो बिल्कुल भी ठीक विचार नहीं है, पूरी तरह से गलत विचार है ये, और इसे त्याग देना चाहिए। और मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिसके कारण से हमारी जो फ्रेंडली डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उन तक हम लोग वैक्सीन का एक्सेस नहीं प्रोवाइड करा रहे। एक इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम है जिसके थ्रू वैक्सीन का सप्लाई लोअर इनकम कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाना है, राइट। तो वो वाला कंट्रीब्यूशन भी जो है वो सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये एक इशू सामने आया है जिसको लेकर ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का यही कहना है कि इस चीज को वैक्सीन नेशनलिज्म को त्याग देना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेशली उन देशों के लिए जो डेवलपिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए वैक्सीन नेशनलिज्म से रिलेटेड। अब गाइस डिस्कस करेंगे हम लोग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहली मीटिंग हम लोग को नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की देखने को मिली है अभी रिसेंटली। तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है क्या, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत करी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है सरकार को एडवाइस देने का, राइट। सरकार को सलाह देने का इसका मेन रोल हमें देखने को मिलता है। किस चीज से रिलेटेड सलाह? तो स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, तो उससे रिलेटेड ये एडवाइस देती है सरकार को। एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हम लोग बिल्डअप कर सकें इनोवेशन का, स्टार्टअप का, राइट, उनकी मदद कर सकें, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हमारी कंट्री में हो, हमारी कंट्री की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इससे फायदा मिले, राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले स्टार्टअप आने से, राइट। तो इसकी ये सलाह देती है सरकार को। इसके कार्य क्या होते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के? तो सजेस्ट करती है तौर तरीके की कैसे हम लोग इनोवेशन का कल्चर हमारे सिटीजन्स में और स्टूडेंट्स में बनाएं, राइट, कि कैसे स्टूडेंट्स को सिखाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन की तरफ आगे बढ़े, हमारे सिटीजन्स को बताएं कि वो स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो, राइट, इनोवेशन में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा ये प्रमोट करती है इनोवेशन को सभी सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी के, राइट, हमारी कंट्री के अंदर सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी स्टार्टअप्स पे फोकस किया जाता है, राइट। सपोर्ट किया जाता है क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को इंक्यूबेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू, राइट। इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह जो होते हैं जो स्टार्टअप्स का सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर एक ह्यूज चेंज जो है वो लाया जा सके, नए नए इनोवेशन हमारी कंट्री के अंदर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का? तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को हेड करते हैं, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो है मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसको हेड करते हैं। और काउंसिल के अंदर हमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और नॉमिनीज जो होते हैं मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के नीचे के नहीं होंगे, मतलब कि एक IAS ऑफिसर की रैंक के भी ऑफिशियल्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और ये जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस काउंसिल के। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल से रिलेटेड, राइट। गाइस जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे पेंडिंग केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री कर लिया है कि जल्दी से जल्दी जजेस को अपॉइंट किया जाए पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। और अभी बताया जा रहा है कि हाल ही में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा केंद्र सरकार के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी 6 महीने से अधिक समय से लंबित उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों पर 3 महीने में फैसला करने का प्रस्ताव दिया है। मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऑफर किया है कि 3 महीने में डिसाइड करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि काफी सारे केसेस जो पेंडिंग है, 6 महीने से ज्यादा के जो केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं पेंडिंग जो है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए जजेस की नियुक्ति की जाए, ठीक है। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला था। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डेडलाइन है क्या जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर? तो आपको बता दें कोई भी डेडलाइन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि कितने समय में जजेस को अपॉइंट करना है। बट हाँ,
एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि सरकार को और जुडिशरी को गाइड करती है अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में। और प्रोसीजर के अंदर कोई भी ऐसे डेडलाइन नहीं है, बट हाँ इसमें यह चीज मेंशन्ड है कि अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए जजेस का वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। बट हाँ क्लियरली कोई डेडलाइन इसके अंदर मेंशन नहीं है कि कितने समय में जजेस को अपॉइंट करना है। और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, और आपको शायद पता भी होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ये इवॉल्व होता है। मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो किसी भी कानून के थ्रू इवॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं लाया गया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ये चीज लाई गई है, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, राइट। और ना ही कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में इसके बारे में मेंशन है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू इसको इवॉल्व किया है, कॉलेजियम सिस्टम को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम जो है उसे हेड किया जाता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें 4 और सीनियर मोस्ट जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के कॉलेजियम को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उस हाई कोर्ट के, स्पेसिफिक हाई कोर्ट के, तो उनका वो कॉलेजियम होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिलती है। बट क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ चीज मेंशन्ड है क्या? तो हाँ बिल्कुल मेंशन्ड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में ये चीज मेंशन्ड है, स्पेशली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, कि इनको हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट हाँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जब वो कंसल्ट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ, और हाई कोर्ट्स जो होती हैं स्टेट्स की उनके जजेस के साथ। अब कितने जजेस होंगे वो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितने जजेस के साथ कंसल्ट करना है। तो क्लियरली एज सच कुछ चीज जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन नहीं, सिंपल सी चीज बस मेंशन है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के स्टेट्स के हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके जो है वो अपॉइंट करते हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट पर भी आर्टिकल 217 कहता है, ये कहता है कि जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जाएगा अगेन ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके साथ कंसल्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ कंसल्ट करते हैं, और इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ भी कंसल्ट करते हैं। ठीक है, और भी दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये वाली चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली जानकारी आप लोग को इससे रिलेटेड होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड, और कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और 217 आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। गाइस, बताया जा रहा है कि इंडिया ने 156 देशों का ई वीजा रिस्टोर कर दिया है। आपको पता होगा पिछले साल की बात है, 2020 की बात है, इंडिया ने 171 कंट्रीज के लिए ई वीजास के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। हालांकि कोरोना वायरस तो फिर से अभी बढ़ गया है, बट अभी फिर से रिलैक्स कर दिया है सरकार ने। बट पहले आपको पता होगा कि मूवमेंट जो था बिल्कुल बंद कर दिया गया था, कि बाहर से कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडिया ना आए। तो इसलिए इंडिया ने 171 देशों के लिए ई वीजास को बंद कर दिया था। बट अभी 156 कंट्रीज के लिए ई वीजास दोबारा से शुरू कर दिया है। तो ये ई वीजा क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले न्यूज जान लो। बताया जा रहा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिस्टोर कर दिया है ई वीजा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा फैसिलिटी को फॉरेनर्स के लिए 156 देशों के, राइट, कि वो इंडिया विजिट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मेडिकल रीजन के लिए, या फिर मेडिकल अटेंडेंट्स पर्पस के लिए भी आ सकते हैं वो यहाँ पर। अब ये मेडिकल अटेंडेंट्स क्या होता है? देखो कई सारे लोग जो होते हैं जिनके जैसे कि जिनकी कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर बीमार है, तो उनको देखने के लिए आ गए हों या इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। और ई वीजा क्या होता है ये चीज आप लोग के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ई वीजा ये 5 कैटेगरीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी कैटेगरी? टूरिस्ट को दिया जाता है, बिजनेस के लिए दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस के लिए, मेडिकल और मेडिकल अटेंडेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इस अरेंजमेंट के अंदर एक फॉरेनर 4 दिन पहले अपनी ट्रैवल करने से 4 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि मैं तो इंडियन सिटीजन, जैसे कोई फॉरेनर है, फॉरेनर को इंडिया में विजिट करना है, तो जिस दिन उसका प्लेन होगा, जिस दिन यानी कि यहां पर आएगा उसका प्लेन, उसके 4 दिन पहले ऑनलाइन वो व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है, राइट, ई वीजा के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। और एक बार सामने वाले व्यक्ति की डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जनरेट होता है, उसका ईटीए उसका जनरेट होता है, जो कि उसे जैसे ही वो यहां पर आएगा तो उसे इमिग्रेशन चेक पोस्ट के समय पर
प्रेजेंट करना होगा। जैसे कि जो भी फॉरेनर इंडिया में विजिट करते हैं तो वो दिखाते हैं ना कि उनके पास पासपोर्ट है, वीजा है प्रॉपर, तो जैसे ही वो आएंगे तो अपने इस दस्तावेज को, ये ईटीए को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन को वो दिखाएंगे वहां पर ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर चेक करते हैं, तो उनको वो चीज यहां पर दिखानी होगी इमिग्रेशन चेक पोस्ट के समय पे अराइव होते समय। ठीक है, तो ये वाली चीज है। और जो एंट्री जो होती है ई वीजा के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री के 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 5 मेजर सी पोर्ट में ही होती है। मतलब कि ई वीजा को लेकर सभी जगह पर एंट्री अलाउड नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री के सभी एयरपोर्ट्स पे ई वीजा की एंट्री अलाउड नहीं है। सिर्फ 28 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 5 मेजर सी पोर्ट्स पर ही ये चीज अलाउड है, राइट, ई वीजा के थ्रू एंट्री। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे यूएनएफपीए की पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 की। इसका टाइटल रखा गया है माई बॉडी इज माई ओन, मेरा शरीर मेरा अपना है, ये इसका टाइटल रखा गया है। और पहली बार यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस किया। अब ये बॉडीली ऑटोनॉमी क्या है, तो आसान भाषा में सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी का वो स्वयं डिसीजन ले सकता है, राइट। जैसे कि मैं हूं, मुझे कौन सी दवाई खानी है, कौन सी दवाई मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, उसका डिसीजन मैं खुद लूंगा, राइट, अपनी समझ से। या फिर अगर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, डॉक्टर अगर मुझे दवाई लिखकर दे रहे हैं तो मुझे वो दवाई खानी है। मुझे डॉक्टर के लिखने के बाद वो दवाई खाऊं मैं या ना खाऊं, उसके लिए मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। मैं वो दवाई खाऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उस चीज को एडवाइस किया है, राइट। मतलब कि मेरी बॉडी में मुझे किस प्रकार से काम करना है, उसका पूरा डिसीजन क्या होगा, मेरा खुद का होगा, क्योंकि मेरी बॉडी स्वयं की है ना। बट हमारी कंट्री में आपको बताया गया इसकी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, और ना ही सिर्फ हमारी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत समस्या है। महिलाएं जो है वो अपनी खुद की मर्जी से कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं ले सकती हैं। महिलाएं खुद की मर्जी से अपनी बॉडी की देखभाल तक नहीं कर सकती हैं। उनको अगर वो बीमार हैं, उनको अगर हॉस्पिटल जाना है तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फिर हॉस्पिटल के बाद जब डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो फिर उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है कि दवाई वो लेंगी कि नहीं लेंगी, और जब तक उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो नहीं ले पाती हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, और यही वाली बात कही गई है बॉडीली ऑटोनॉमी के अंदर, कि बॉडीली ऑटोनॉमी एक पावर होती है खुद की चॉइस करने की, उनकी बॉडी से रिलेटेड, कि बिना किसी डर के वो अपनी बॉडी से रिलेटेड डिसीजन जो है वो स्वयं ले सकती हैं, राइट। और रिपोर्ट्स की हाईलाइट में क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो लगभग आधी महिलाएं 57 डेवलपिंग कंट्रीज की, इनके पास अधिकार नहीं है अपनी खुद की बॉडी से रिलेटेड डिसीजन लेने का, राइट। यानी कि 57 डेवलपिंग कंट्री में से लगभग आधी महिलाएं, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो अपनी बॉडी से रिलेटेड खुद स्वयं डिसीजन ले सकें, है ना। इसमें इवन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का भी डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती हैं, अपनी देखभाल करने का डिसीजन खुद नहीं ले सकती हैं, इवन अपनी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी डिसीजन नहीं ले सकती हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जिन जिन कंट्रीज में डेटा अवेलेबल हुआ है अभी तक, उसमें यह चीज बताई गई है कि मात्र 55% ही महिलाएं पूरी तरह से एम्पावर हैं, पूरी तरह से उनके पास पावर्स हैं ये डिसीजन लेने का, अपने हेल्थ केयर से रिलेटेड, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, या फिर सेक्स को हाँ कहना या ना कहने से रिलेटेड, राइट। यानी कि वो एग्री कर रही हैं सेक्स के लिए या नहीं कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड भी डिसीजन लेने का अधिकार मात्र 55% महिलाओं को ही है। और ये भी एक लिमिटेड डेटा के थ्रू सामने आया है। और मात्र 75% ही कंट्रीज के अंदर लीगली इंश्योर किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन का पूरी तरह से और इक्वल तरीके का एक्सेस महिलाओं को, राइट। और पूरे दुनिया भर में महिलाएं जो हैं उनको फंडामेंटल राइट्स बॉडीली ऑटोनॉमी का नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे समय पर जब कोरोना वायरस की स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके कारण से समस्या सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है, राइट। इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि इस रिपोर्ट पे बताए गए हैं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4 2015-2016 का, इसमें बताया गया कि मात्र 12% ही जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49 ईयर्स की है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, अपनी स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती हैं। मात्र 12%, सिर्फ 12%। और 63% मैरिड महिलाएं जो हैं वो जब तक अपने पति से कंसल्ट नहीं कर लेती तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाती। और मात्र 23% ही महिलाएं ऐसी हमें देखने को मिली हैं कि अगर उन्हें अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो उन्हें अपने
जो हस्बैंड से जो है वो पूछना पड़ेगा, यानी कि उनके हस्बैंड ही सोलली डिसीजन लेते हैं उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो ये वाली चीज भी यहां पर सामने आई है। और मात्र 8% ही मैरिड महिलाएं जो हैं जिनकी उम्र 15 से 49 ईयर्स की है, ये इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं कि इन्हें कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग करना है कि नहीं। और 83% महिलाएं जब इनको कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड डिसाइड करना होता है कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है कि नहीं लेनी, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं और उन्हीं के डिसीजन के ऊपर आधारित वो ये फैसला लेती हैं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और इवन बताया जा रहा है कि महिलाओं को जो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कॉन्ट्रासेप्शन को किस प्रकार से उपयोग करना है, यानी कि ये सब पिल्स वगैरह जो होती हैं तो उनको कैसे उपयोग करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी काफी लिमिटेड महिलाओं को दी जाती है। और मात्र 47% महिलाओं को ही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इवन उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मात्र 47% महिलाओं को ही बताया जाता है। और 54% महिलाएं जो हैं उन्हें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अन्य गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है मात्र 54% महिलाओं को। और इस रिपोर्ट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो बॉडीली ऑटोनॉमी जो है उसके बारे में पता करने के लिए ये रिपोर्ट मेनली दो चीजों पर फोकस करती है। एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग और सेक्स से रिलेटेड डिसीजन लेने की क्षमता किस प्रकार से महिलाओं को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ये चीज चेक की जाती है। फिर ये चेक किया जाता है कि किसी कंट्री के अंदर लीगली किस प्रकार के मेजर्स हैं, यानी कि किस प्रकार के प्रोविजंस हैं, एक कंट्री किस प्रकार से लीगल तौर पर सपोर्ट करती है, महिलाओं के अधिकार को सपोर्ट करती है डिसीजन लेने के लिए। तो ये वाली चीज चेक की जाती है। तो ये दो चीज के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ये हमें देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में क्रिएट किया गया था, सेम उसी साल पे जिस साल पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि पेरेंट्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतर को निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। मतलब कि ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो कब बेबी को बर्थ देना चाहते हैं, और अगर वो मतलब दूसरी बार जब बेबी को बर्थ देना चाह रहे हैं तो उनके बीच में, दोनों बेबीज के बीच में कितना गैप वो रखना चाहते हैं, तो उसका अधिकार भी जो है वो पेरेंट्स का ही होता है सोलली, राइट। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या होता है, UNFPA का इस मिशन का लक्ष्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक गर्भ को, यानी कि प्रत्येक प्रेग्नेंट महिलाओं को स्वीकार किया जाए और प्रत्येक सुरक्षा उनको प्रोवाइड की जाए और हर एक नीड्स जो भी होती है उनकी उसको फुलफिल किया जाए, राइट। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को आगे कवर कर रहे हैं। गाइस अब पेपर 3 के टॉपिक को कवर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है मानस। मानस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है मानस का, तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। नाम से समझ में क्या आ रहा है आपको, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। हमारी कंट्री के अंदर इस एप्लीकेशन को इसलिए लॉन्च किया है कि हमारी सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन, उनकी मेंटल वेलबींग को बेटर किया जा सके। भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में से विकसित किया गया है कि उनकी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको बेटर बनाने के लिए, राइट। और इसे इंडोर्स किया गया है एक नेशनल प्रोग्राम के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के, PMSTIAC के, राइट। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्केलेबल और नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म ये हमें देखने को मिल रहा है। और मानस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया गया है काफ़ी सारे जो हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है ना, उन्होंने भी काफ़ी सारे ह्यूमंस की या हमारे सिटीजन्स की वेलबींग के लिए जो भी एफर्ट्स लिए हैं, जो भी प्रयास किए हैं, तो उनके जितने भी प्रयास हैं उन सभी को, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जितने भी प्रयास हैं उनको भी इंटीग्रेट करके इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया है। अब बात करेंगे हम लोग नैरो लाइन Seyfert-1 NLS-1 गैलेक्सी के बारे में। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, आपसे डायरेक्टली ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है कि ये नैरो लाइन Seyfert-1 क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूली डिस्कवर्ड एक्टिव गैलेक्सी है, अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई एक गैलेक्सी है, एक्टिव गैलेक्सी। इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ फारदेस्ट यानी कि दूर दराज की गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी। गामा रे को एमिट करती है गैलेक्सी, राइट। और ये गैलेक्सी कितनी दूर है, तो ये 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे ये गैलेक्सी हमें देखने को मिल रही है। 31 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ये गैलेक्सी है, एक्टिव गैलेक्सी, ठीक है।
तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे मंकी डेक्टाइल के बारे में। मंकी डेक्टाइल बहुत समय पहले इस प्रकार की प्रजातियां रहा करती थी। इनके जीवाश्म फॉसिल्स अभी रिसेंटली पाए गए हैं, चाइना के अंदर डिस्कवर हुए हैं इनके फॉसिल्स। इसका नाम है मंकी डेक्टाइल। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, ये प्रजाति को। तो ये मंकी डेक्टाइल क्या है? एक प्रजाति है, राइट। डायनासोर्स के कजिन की, यानी कि ये इस प्रकार के रेप्टाइल्स है जो कि डायनासोर के क्लोज कजिन्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और टेरोसॉर स्पीसीज ये हम लोग को देखने को मिल रही है। टेरोसॉर नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, डायनासोर, टेरोसॉर। तो ये नई टेरोसॉर का फॉसिल मिला है, इस स्पीसीज का फॉसिल। इसके जीवाश्म अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं और ये चाइना से डिस्कवर हुए हैं और 160 मिलियन ईयर पुराने ये जाने जा रहे हैं, यानी कि इतने साल पहले ये स्पीसीज रहा करती थी। फ्लाइंग रेप्टाइल है, उड़ती है ये। और इस यहाँ मतलब इस रेप्टाइल में ओल्डेस्ट अपोजिबल थंब मौजूद है जो कि इसको उड़ने में मदद करता है, राइट। इसका ये थंब, और ये पहले एनिमल है इंसेक्ट के बाद जिन्होंने उड़ान भरना शुरू किया था। ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी मंकी डेक्टाइल के बारे में ध्यान में रखिएगा। और हालांकि ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो अंगूठा जो होता है ना, यानी कि अपोजिबिलिटी जो थंब की होती है वो किस चीज़ में मदद करती है, तो वो उड़ने वगैरह में मदद करती है और फ्लेक्स करने में, राइट, यानी कि एकदम से तुरंत घूमने में, मुड़ने में, अंगूठे को मोड़ने में, राइट, झुकाने में, और साथ ही साथ बीच में से घुमाने में सक्षम बनाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। और कुछ एंशियंट मंकीज के पास भी और एप्स के पास भी, इवन ह्यूमंस के पास भी अपोजिबल थंब हुआ करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज़। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मेटूर साराबांगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। एक बेसिकली एप्लीकेशन आई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दो, रोक लगा दो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया है तमिलनाडु सरकार को कि तमिलनाडु सरकार प्रोसीड करें इस प्रोजेक्ट के साथ, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, इस प्रोजेक्ट पर काम आगे करें, आगे बढ़ाएं, राइट। तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या था, क्यों इस प्रोजेक्ट को रोकने की बात करी थी। तो एप्लीकेशन जो कि स्टे से रिलेटेड थी, रोकने से रिलेटेड थी कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उन्होंने क्लेम किया था कि ये प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू कर दिया गया है बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के, यानी कि वहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया और मतलब लिया गया और उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया। और काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पर भी देखने को मिली, राइट। कहा गया कि सही तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो वहाँ पर मौजूद जो किसान हैं उनके अधिकार भी उनको नहीं सौंपे गए, राइट, यानी कि जिन भी किसानों को इस प्रोजेक्ट के चलते वहाँ से हटाया गया तो उनको कंपनसेशन नहीं दिया। तो ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए इस प्रोजेक्ट के ऊपर और इस प्रोजेक्ट को बंद करने की बात करी। और ये प्रोजेक्ट जो है इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला का इंटरेस्ट शामिल है, इन्वॉल्व है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लियरेंस की आवश्यकता थी। और एनजीटी ने क्या कहा? एनजीटी ने, क्योंकि अभी हाल मैंने आपको बताया कि एनजीटी ने बोल दिया है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाए, स्टे नहीं लगाएंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो क्या कहा एनजीटी ने? तो एनजीटी ने कहा कि जो प्रपोज्ड इरिगेशन वाला जो एरिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये 4238 एकड़ की जमीन का है, राइट, और जो कि 2000 हेक्टेयर से कम का एरिया बताया जा रहा है। और 2018 के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नोटिफिकेशन को जब अमेंड किया गया तब उस समय इस एरिया को 2000 हेक्टेयर से कम के एरिया को माइनर इरिगेशन की कैटेगरी में रखा गया और उस चीज़ के लिए किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होती। एनवायरमेंटल क्लियरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, राइट। तो जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता है ही नहीं, राइट, तो इसलिए नहीं लिया गया। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा जो भी पानी रिसीव हो रहा है कर्नाटका को, वो सिर्फ रेगुलेट हो रहा है, राइट, क्योंकि जो मेटूर डैम से आने वाला जो पानी है वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को शेयर किया जा रहा है जिन स्टेट्स को उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि उसका बेनिफिट सिर्फ तमिलनाडु को ही प्रोवाइड किया जा रहा है मेटूर डैम का, राइट, और ये शेयर नहीं किया जा रहा है किसी भी स्टेट्स के बीच में मेटूर डैम का पानी। तो इसलिए सिर्फ जो पानी जो रेगुलेट किया जा रहा है
वो वही पानी रेगुलेट किया जा रहा है जो कर्नाटका से आ रहा है, राइट। और किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है अथॉरिटी से इस प्रकार की परमिशन लेने के लिए। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को तमिलनाडु सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो इरिगेटेड एरिया है वो 4200 एकड़ जमीन का है, जो कि हम लोग को किन किन जमीनों में इसका फायदा देखने को मिलेगा, किन किन जगहों पर, तो बताया जा रहा है कि इदापड़ी, ओमालुर, संकागिरी, मेटूर तालुक्स, राइट। तो यहाँ पर जो मेटूर रिजर्वायर का जो ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसको डाइवर्ट करके इन जगहों पर पहुंचाया जा रहा है जहाँ पर थोड़ी पानी की समस्या होती है, राइट। और ये 100 टैंक्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जो ज्यादा सरप्लस में वाटर रहता है तो उसको शिफ्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट, अलग अलग एरियाज पर जहाँ पर थोड़ी पानी की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के पब्लिक डेट के बारे में। तो आप जानते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अभी कर्जा हो गया है, राइट। मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ी सी गड़बड़ आ रही होगी क्योंकि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ मैं, बट फिर भी मैंने जितनी मतलब अभी लगने लगा कि हाँ पढ़ाने में थोड़ा सक्षम हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ी आवाज़ निकलने लगी। अभी कुछ समय पहले तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये बड़ा खतरनाक है कोरोना का। सभी लोग बहुत अपना ख्याल रखें, किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए इस पढ़ाई के समय पर, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही खतरनाक है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ना कि खास के बुरा हाल हो गया था यार, हालत ख़राब हो गई थी पूरी बॉडी के। टेम्परेचर एक तो हाई और ऊपर से खांसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। चलो एनीवेज, मैं आपको बताता हूँ इंडिया के पब्लिक डेट लेवल के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के समय पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, तो इंडिया के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो कर्जा है, पब्लिक डेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, लोक ऋण जो इंडिया का है, वो बहुत ज़्यादा है इमर्जिंग इकोनॉमीज के मुकाबले में। यानी कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनमें सबसे ज़्यादा हमारा है कर्जा, राइट। क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम के तहत ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और डेट अफोर्डेबिलिटी जो है वो काफ़ी वीक है। अब डेट अफोर्डेबिलिटी मतलब कि हम लोग ने जो कर्जा लिया है वो हम चुकाने में कितने सक्षम है, तो वो वीक बताई जा रही है, मतलब कि हम सक्षम नहीं है चुकाने में कर्जा। पब्लिक डेट क्या होता है आसान भाषा में? टोटल अमाउंट वो जो कि एक कंट्री बोरो करती है, राइट। यानी कि सरकार जो बोरो करती है, उधार लेती है, तो उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक डेट जो होती है वो टोटल लाइबिलिटी होती है यूनियन गवर्नमेंट की, ध्यान में रखना, जिसे कहाँ से चुकाया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चुकाया जाता है। इसमें जो लाइबिलिटी जो होती है पब्लिक अकाउंट के अगेंस्ट, तो वो इसमें शामिल नहीं की जाती। सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जो लाइबिलिटी चुकाई जाती है वो इसमें शामिल की जाती है। पब्लिक डेट में क्या क्या आता है? तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको जी सिक्योरिटीज के तौर से हम लोग जानते हैं, और ट्रेजरी बिल्स आता है, टी बिल्स के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, जैसे कि किसी कंट्री ने सहायता कर दी, आईएमएफ ने सहायता कर दी, वर्ल्ड बैंक ने सहायता कर दी, राइट। शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई कि किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी कंपनी ने या फिर आप ये कह सकते किसी कंट्री ने कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें लोन दिया, राइट। तो वो वाली चीज़ इसके अंदर आ जाती है। ये एक रिपीटेड पेज आ गया है कुछ बीच में, पिछली स्लाइड का कुछ, सॉरी उसके लिए। और यूनियन गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है ऐसी लाइबिलिटीज़ को पब्लिक डेट के तौर पर, जो कि मैंने आपको बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चुकाई जाती है, राइट। और इसके बारे में आर्टिकल 292 के अंदर मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर पब्लिक डेट के बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 292 आपको ध्यान में रखना है। इसके प्रकार किस प्रकार तरीके के होते हैं, तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के तौर पर। इंटरनल डेट जो होते हैं वो मार्केटेबल होते हैं और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, यानी कि जिसको आप बेच भी सकते हो और नहीं भी बेच सकते हो मार्केट में। मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जी सिक्योरिटीज आती है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ट्रेजरी बिल्स वगैरह आता है, राइट, जो कि नीलामी के थ्रू इशू किए जाते हैं। और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स आते हैं जो कि इशू किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्पेशल सिक्योरिटीज आती हैं जो कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स को और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को इशू की जाती हैं, राइट।
तो और वो बेसिकली मार्केटेबल नहीं होते, यानी कि मार्केट में लोगों को नहीं आप ट्रेड कर सकते उसका, उन सिक्योरिटीज का। तो ये वाली बात है। अब थोड़ी सी ये भी चर्चा कर लेते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो ये बताता है कि एक कंट्री किस प्रकार से अपने कर्जे को चुका सकती है, यानी कि कितनी सक्षम है एक कंट्री अपने कर्जे को चुकाने में। तो इन्वेस्टर जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो के मेट्रिक को ज्यादातर देखते हैं, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री का इन्वेस्टर है, अगर उसे किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो वो पहले चेक करती है कि उस कंट्री के अंदर कितना कर्जा है भाई। उस कंट्री ने अगर कर्जा ले रखा है, गले तक कर्जा ले रखा है और उसको चुका नहीं पा रही है वो कंट्री, उसकी जीडीपी उतनी स्ट्रांग नहीं है उसको चुकाने की उसके कर्जे को, तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्वेस्टर उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही ना मिल पाए, पता लगे उसको, राइट। और उस कंट्री का दिवालिया निकल गया तो उस इन्वेस्टर का पूरा जो पैसा उसने फंसाया है वो डूब जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टर भी जहां पर भी जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं वो इस डेट टू जीडीपी मैट्रिक्स को जरूर देखते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि उस कंट्री की कितनी सक्षम है वो कंट्री अपने कर्जे को चुकाने में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट्स एबिलिटी ऑफ फाइनेंस इट्स डेब्ट, कि गवर्नमेंट किस प्रकार से अपने डेट को, अपने कर्जे को फाइनेंस कर सकती है, मैनेज कर सकती है। जब भी हायर डेट टू जीडीपी रेशियो जो होता है तो उसके कारण हमें देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया भर में समस्या जो है, विश्व भर में आर्थिक संकट वगैरह जो है उसको हवा दे चुकी होती है, जब भी इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है, राइट। हायर डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि वो कंट्री मैनेज नहीं कर पा रही है अपने डेट को। और एक्सेप्टेबल लेवल क्या होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो का, तो एन के सिंह कमिटी, इस कमिटी का नाम आप ध्यान में रखना थोड़ा सा, एन के सिंह कमिटी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के ऊपर एन के सिंह कमिटी ने ये चीज कही थी कि जो एक्सेप्टेबल लेवल होना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40% होना चाहिए और 20% स्टेट्स के लिए होना चाहिए, और टोटल 60% जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी होनी चाहिए, ठीक है। तो 40 फॉर सेंटर, 20 फॉर स्टेट एंड जनरल 60, ठीक है। तो ये चीज इनके द्वारा कही गई कि एक्सेप्टेबल लेवल होना चाहिए, इतना मैनेजेबल है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए पेरिस की तरफ से ये एफर्ट हमें देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, इन्होंने इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से कहा है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस को ज्वाइन करें, जहां पर अभी तक 75 कंट्रीज ऑलरेडी हैं, राइट। जो कि आज की डेट में पूरी दुनिया भर में जो नए नए साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपको पता होगा गाइस, काफ़ी सारी हैकिंग वगैरह हो गया, काफ़ी सारे वायरसेस वगैरह हो गया, काफ़ी डेटा थेफ्ट हो गया। तो इस प्रकार की जो समस्या पूरे दुनिया भर में उभरती हुई आ रही है, और इवन टेररिस्ट भी जो है वो साइबर थ्रेट कर रहे हैं, आपको पता होगा इसके बारे में भी, साइबर टेररिज्म के नाम से ये वर्ड हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सभी कंट्रीज जो है वो एक साथ इकट्ठा हो और अलग अलग सॉल्यूशंस निकालें, अलग अलग टूल्स को बताएं, आपस में शेयर करें कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, राइट। जिससे कि पूरे दुनिया भर में जो आज की डेट में चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो उसको लेकर ये पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, इंडिया और यूएसए को ज्वाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ने आग्रह किया। पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। नॉन बाइंडिंग का मतलब अगर मतलब यानी कि इसकी मीटिंग के दौरान अगर कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उस डिसीजन को हर एक मेंबर कंट्री को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है ये इसके डिक्लेरेशन। ये सभी कंट्रीज़ को बुलाती है, प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा करती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करती है कि सभी मिलकर साइबर स्पेस में सिक्योरिटी को प्रमोट करने का काम करें, डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करें या फिर फेक इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करें। जो भी नए थ्रेट्स जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो सिटीजन्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के कारण या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो थ्रेट है, राइट, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सभी ये मिलकर काम करें। और
पेरिस कॉल जो है ये 2018 में जो फ्रेंच रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा ये चीज़ लाई गई थी पेरिस कॉल। और ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो कि यूनेस्को के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, और पेरिस पीस फोरम जो था तो उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया था पेरिस कॉल को, यानी कि ये जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जिसके बारे में अभी हमने बात करी, पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कर रही है एक अथॉरिटी जो कि आरबीआई के रेगुलेशंस को रिव्यू करेगी। तो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 ये सेटअप की जा रही है आरबीआई के द्वारा। अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी रिव्यू करेगी रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन को इंटरनली, राइट, और साथ ही साथ आरबीआई जिन एंटिटीज को, जिन कंपनीज को रेगुलेट करती है तो उनसे भी सजेशन मांगेगी कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाए पूरी प्रोसेस को और उसके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे आसान बनाया जाए, राइट। यानी कि आरबीआई के रेगुलेटरी जो फिनोमिनास होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आरबीआई रेगुलेट करती है अपनी अलग अलग एंटिटीज के ऊपर, तो उस पर पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करना है और किस प्रकार से उसके इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाना है, इस पर भी सजेशन ये लेगी ये अथॉरिटी, राइट। डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव, इनको अपॉइंट किया जा रहा है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के तौर पर, राइट। और ये अथॉरिटी जो होगी वो 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी हम लोग को देखने को मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 में, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। और 1999 में इसी प्रकार की सिमिलर अथॉरिटी सेटअप करी थी आरबीआई ने, किस पर्पस के लिए? रिव्यू करने के लिए रेगुलेशंस को, सर्कुलर्स को और रिपोर्टिंग सिस्टम को, राइट। तो ये वाली चीज़ है। अब डिस्कस करते हैं निक्सी के बारे में, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। तो निक्सी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इसका ये सपोर्टिंग रोल होगा IPv6 को के अवेयरनेस को लेकर, यानी कि सिटीजन्स में और हमारी पूरी कंट्री में IPv6 को अडॉप्ट किया जाए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए निक्सी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं। निक्सी की बात करें तो निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, निक्सी क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान में रखना। और ये 2003 से काम कर रही है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीजन तक पहुंचे तो उस चीज़ के लिए ये काम कर रही है, अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू ये काम करती है, जैसे कि इंटरनेट का डेटा जो है वो लोगों तक पहुंचे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, राइट, डेटा सेंटर्स के थ्रू। .in रजिस्ट्री पर काम करती है, जैसे कि जितनी भी हम लोग वेबसाइट देखते हैं ना जिसके पीछे .in लिखा रहता है, तो उसकी इसने रजिस्ट्री बनाई हुई है, यानी कि उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना, राइट। और .भारत IDN डोमेन, जो इंडिया का जो डोमेन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उसको भी ऑपरेट करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, इसका काम होता है निक्सी का। और इसके अलावा IPv4 और IPv6 जो होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 और V6, तो इसको भी ऑपरेट करना, मैनेज करना इसी निक्सी का काम होता है, ठीक है। और इसी को ही इसी से रिलेटेड IPv6 से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना और हमारी कंट्री उसे अडॉप्ट करे, इसके लिए निक्सी काम कर रही है मीटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। अब गाइस बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम्स समिट 2021 के बारे में। तो इंडिया डायलॉग होल्ड करेगी, मतलब यानी कि राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन करेगी इंडिया यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021 के लिए। फूड सिस्टम समिट क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूं कि फूड सिस्टम्स होता क्या है। तो ये जो टर्म है फूड सिस्टम का, ये हर एक एक्टिविटी जो कि फूड के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उसके कंजम्पशन से रिलेटेड, मतलब कि खेतों में जब बीज बोया जाता है तब से लेकर इंसान के पेट में अनाज आता है, तो यानी कि बोने से लेकर उसके पेट में जाने तक की जो पूरी एक्टिविटीज होती हैं वो फूड सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बीज लगाया, बीज बोया, उसको मेंटेन किया, मैनेज किया, राइट, क्रॉप आया, क्रॉप हार्वेस्टिंग हुई, फिर फसल वगैरह हम लोग को देखने को मिली, राइट, हार्वेस्टिंग हो गई, उसको वेयर हाउस में रखा, कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा, और फिर उसको फिर वहाँ से ले गए ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, फिर होलसेल मार्केट में गया, रिटेल मार्केट में गया, या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला गया, उसकी फूड प्रोसेसिंग हो गई,
राइट। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है लोगों के पेट तक जाने तक, राइट, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो फूड, जब यानी कि बीज जब डला है तब से लेकर इंसान के पेट में जो अनाज आया है, तो उस बीज की जो पूरी प्रक्रिया होती है दैट इज कॉल्ड फूड सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर फूड सिस्टम हमारा हेल्दी रहेगा तो हमारी बॉडीज भी जो है वो हेल्दी रहेंगी, और जैसा फूड सिस्टम होता है वैसा एक कंट्री में लोगों की हेल्थ होती है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल फूड सिस्टम में एक ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग को एक एक्टिविटी देखने को मिलती है जो इन्वॉल्व रहती है। लेट्स सपोज कि किसी जगह पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, राइट। तो उस बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं वहां तक फूड जो है वो देरी से पहुंचेगा, या जरूरतमंद यानी कि बेसिक नीड्स जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो खाना चाहिए होता है वो उन तक देरी से पहुंचेगा, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर रहने वाले लोग उतने हेल्दी नहीं होंगे एज कंपेयर टू ऐसी जगह पर रहने वाले लोग जहां पर रोड कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगी, है कि नहीं। तो यही वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर फूड सिस्टम अगर हेल्दी रहेगा तो लोग हेल्दी रहेंगे, राइट। एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा, एक कंट्री की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, उस कंट्री के कल्चर्स अच्छे रहेंगे, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं एज अ फैमिली के तौर पर, राइट, कम्युनिटी के तौर पर और एज अ नेशन के तौर पर। ये सबको एक साथ लेकर आता है कि जब ये सुचारू रूप से कार्य करते हैं, यानी ये पूरा सिस्टम एक साथ अच्छे से कार्य करता है, तो ये फूड सिस्टम हमें परिवार, समुदाय और राष्ट्र के रूप में एक साथ लाने में सक्षम होता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और फूड सिस्टम की क्या आवश्यकता है, तो आप जानते हैं गाइस कि काफी सारे चैलेंजेस फूड सिस्टम में हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे चैलेंजेस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेन चैलेंज, कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द मेन चैलेंज, और फूड स्टोरेज इज वन ऑफ द मेन चैलेंज जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा तो जो ये सब सामान जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, राइट। क्योंकि खाने के जो सामान होते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं जो सड़ जाती हैं कुछ दिनों तक। जैसे टमाटर है, अगर आप कुछ दिन तक डाइनिंग टेबल पर छोड़ दो सड़ जाएगा कुछ दिनों बाद वो, तो उसको चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर, राइट, कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए उसको, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो काफी सारे चैलेंजेस आज की डेट में फूड और उससे रिलेटेड सिस्टम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक क्रॉपिंग या फिर फार्मर या फार्मिंग सिस्टम, इसके बियॉन्ड हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। मतलब कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर ही सिर्फ काम नहीं करना होगा, पूरे के पूरे एंटायर एग्री फूड सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन कवर हो, सभी को हम लोग को स्ट्रेटेजाइज करके यानी कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान लाके उस पूरी जो फूड सिस्टम है उसे बेटर करना होगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है और इसी पर ही बेस्ड ये समिट है, फूड सिस्टम समिट। अब आप समझ गए होंगे फूड सिस्टम क्या है, राइट। तो फूड सिस्टम समिट में क्या होगा, इसी फूड सिस्टम को बेटर करने के लिए देश जो है वो मिलकर अपने अपने यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलकर अपने अपने सजेशन देंगे, अपने अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, है कि नहीं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो जनरल है, इन्होंने कहा है कि पहला यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट सितंबर 2021 में होगा और इंडिया ये डायलॉग कंडक्ट कराएगी। इसके अंदर स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स लाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे एग्री फूड सिस्टम में एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सके पूरे दुनिया भर के, राइट। और 2030 यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, तो उसके विजन में भी ये हेल्पफुल होने वाला है, राइट। और ये समिट जो है ये फोकस करेगी किसके ऊपर, कि फूड सिस्टम को नेशनली और ग्लोबली बेटर बनाया जा सके, एक अच्छा शेप में उसको लाया जा सके, राइट, यूनिवर्सल किया जा सके उसे, और जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ी जा सके, क्योंकि उसमें भी फूड सिस्टम को बेटर बनाना भी एक गोल हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। और आपके लिए होमवर्क से कुछ नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, काटसा क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चारों टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इन ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार काफ़ी महीनों से न्यूज़ में है। इन चार टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। प्रीलिम्स
और मेंस दोनों में इन टॉपिक्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट। और आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, डिटेल सोल्यूशन हर एक टेस्ट का आपको दिया जा रहा है। खास बात यह है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जिन टारगेट्स को आपको अचीव करना है, राइट। और हाईली रिकमेंडेड उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, आप डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अगर आपका सीसेट कमजोर है तो सीसेट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका है तो आपके लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल का भी कोर्स अवेलेबल है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में डेली लेक्चर्स की पीडीएफ है, हैंडआउट नोट्स हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको पीडीएफ का प्रोवाइड किया जा रहा है, मंथली मैगजीन दी जाती है, और आपके लिए एक प्रीलिम्स स्पेशल की सीरीज चल रही है, उसकी पीपीटी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए तो मंथली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है आप लोग के लिए। और कोई भी अगर समस्या आए पेड पैकेज को ज्वाइन करने में तो 9713282838 ये मेरा नंबर है, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर समस्या आ रही है पेड पैकेज से रिलेटेड तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।